किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विपिन यादव। हर दिन के भांति आज भी हम आपके बीच में उपस्थित हो चुके हैं एक नए कार्यक्रम को लेकर, नई जानकारियों को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं आज सजीवन फ़ोन कार्यक्रम है। जी हाँ, आप हमारे इस कार्यक्रम में फ़ोन लगा सकते हैं। आपके सवालों का आप यहाँ से जवाब पा सकते हैं। हमारा सबसे पहले हम नंबर जान लेते हैं। हमारा नंबर है 075526600049 और टोल फ्री नंबर भी है 1800233040। जी हाँ, आप इन नंबरों पे फ़ोन लगा सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं हर दिन हम एक नए विशेषज्ञ के साथ में मौजूद होते हैं और उनसे हमारे सवालों का जवाब लेते हैं। तो हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर एस धाकड़, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहाँपुर से। सर, अब सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार किसान भाइयों। और किसान भाइयों, आज के विषय के बारे में हम जान लेते हैं। आज का हमारा विषय है भूमि एवं जल संरक्षण। जी हाँ, इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये भूमि एवं जल संरक्षण जो विषय है ये किन मायने में किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाई, हम लोग भी जानते हैं कि अभी हमारा मानसून का सीज़न हमारा शुरू होने वाला है। इसके पहले हम लोगों के पता होना चाहिए कि भूमि और जल, जिसके बगैर खेतीबाड़ी संभव नहीं है, बेहद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकृति के दिए हुए अनमोल तत्व हैं। इसके बगैर खेतीबाड़ी संभव नहीं है और इसको संरक्षित करने के लिए हमारा जो अप्रैल से 15 जून या जून का महीना रहता है, उन्हीं दिनों में हम लोगों के 2 से 3 महीने रहते हैं, उसमें हम लोगों को संरक्षित करना रहता है। क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश की एवरेज रेनफॉल है वो 1000 मिलीमीटर है। 1000 मिलीमीटर की जो संरचनाएं हम लोग बनाएंगे वो इन्हीं महीनों में बनाएंगे, क्योंकि हमारा बरसात के सीज़न में जो खरीफ सीज़न रहेगा उसमें हमारे खरीफ की फसलें लगी रहेंगी। उसके बाद में रबी का सीज़न रहेगा, उसमें गेहूँ चने की इस तरह की फसल लगी रहेंगी। तो हमारा ये जो समय रहता है इस पीरियड में हम लोगों को ऐसी संरचनाएं बनाने चाहिए जिससे कि हम लोगों की खरीफ खासकर रबी की हम पानी की पूर्ति कर सकें, सिंचाई जल की पूर्ति कर सकें। इसी तरह जो हमारा भूमि है उसको भी संरक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा लगभग 1 फीट 30 सेंटीमीटर भूमि रहती है, वह उपयोगी रहती है। और उसको संरक्षित करने के लिए उसके लिए कौन कौन सी संरचनाओं की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारी मिट्टी है, भूमि है, उसको बनने में प्राकृतिक तरीके से बनने में लगभग 1000 साल लग जाते हैं। तो दोनों प्राकृतिक तत्व बहुत ही अनमोल है, उनका संरक्षित करना किसानों के लिए भी ज़रूरी है और हम सबके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, यानी कि भूमि एवं जल संरक्षण का सीधा मतलब ये है कि आपको मिट्टी बचाना है और जल बचाना है। जी हाँ, तो किसान भाइयों, आपके सहयोग से किस तरीके से हम इन दोनों की संरक्षण कर सकते हैं ये हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में सर, खेती में किसान भाई किस तरीके से इसको मतलब महत्व देते हैं, किसान भाई किस तरीके से इसको संरक्षण कर सकते हैं। जी जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हमारा सीजन बरसात का सीजन शुरू हो रहा है। इसके पहले इस तरह की कौन कौन सी संरचना है जिससे हम लोग खेती के काम में जल संरक्षित कर सकते हैं, मतलब जल को इकट्ठा कर सकते हैं या ज़मीन के अंदर हम लोग पानी भर सकते हैं, अंडरग्राउंड रिचार्ज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो खेतीबाड़ी के लिए जो संरचनाएं उपयोगी रहती है किसान भाई, हम लोग भी जानते हैं कि हमारे पास में जितनी भी ज़मीन है, मान के चलिए आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है या 10 हेक्टेयर ज़मीन है, उसके लगभग 10% हिस्से पे हम लोगों को जल संरचनाएं बनानी है। जैसे मान के चलिए आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है तो 1 एकड़ में लगभग आप लोग वहाँ पर अपनी उपलब्ध जो भी आपके संसाधन हैं या कौन सी आपकी संरचनाएं सूटेबल हो सकती है, आप लोग खेत तालाब बनाइए। जैसे हमारे शाहजहाँपुर में आप लोग देख रहे हैं एक खेत तालाब देख रहे हैं, पॉलीथीन लाइनिंग ये खेत तालाब है ना, जिसमें कि लगभग ये 25 फीट गहरा है और इसकी लंबाई चौड़ाई खेत के उपलब्धता के अनुसार रहेगी। तो 1 एकड़ में आप लोग ये बनाएंगे तो लगभग इसमें 5 से 6 करोड़ लीटर पानी ज़मीन के अंदर हम लोग भर सकते हैं, जितना पानी संरक्षित हो जाता है। और ये 1 एकड़ में आप लोग बनाएंगे तो इसमें मान के चलिए कि 5 से 7 हेक्टेयर ज़मीन इसको हम लोग सिंचित कर सकते हैं। बरसात के सीजन में यदि आपको आवश्यकता है, ड्राई स्पेल पड़ गया तो हमारा जो सोयाबीन है, दूसरी फसलें लगा रही, उसमें आप लोग सिंचाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा रबी सीजन है, गेहूं चना या हम लोग सब्जियां लगाना चाहते हैं, तो रबी के सीजन में पानी की पर्याप्त उपलब्धता इसमें रहती है। इसके अलावा आप लोग तीसरी फसल भी आप लोग गर्मी में जायद की लगा सकते हैं। इस तरह की पूर्ति, ये तो एक संरचना हो गई जो कि हमारे शाहजहाँपुर में लगभग 600 किसानों ने इस तरह की संरचनाएं, हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहाँपुर के माध्यम से लगातार इस तरह की संरचनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो कि सभी किसानों के लिए सूटेबल रहे। इस तरह की संरचना किसान भाइयों ये बड़े किसानों के लिए उपयोगी है। ये जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इस तरीके से हमें एक बांध बनाना है या रोकना है पानी को।
इस तरह की जो आप संरचना देख रहे हैं, ये संरचना छोटे किसानों के लिए जहाँ का जल का बहाव कम रहे। मान के चलिए किसी किसान के पास में 2 एकड़ ज़मीन है और उसके पास जो नदी नाले से जो पानी आ रहा है वहाँ जल की तीव्रता कम है, तो लोकल में जो आपकी उपलब्धता है, जैसे हमारे पास पेड़ पौधे रहते हैं तो झाड़ीनुमा पेड़ पौधों को इकट्ठा करके भी आप इस तरह की संरचना बना सकते हैं। मतलब ये 2-3 एकड़ में आपको सिंचित करना है सिंचाई, तो इस तरह की छोटी संरचना भी आप लोग बना सकते हैं। इसी तरह आप लोग ये देख रहे हैं, ये कंटूर ट्रेंच बने हुए हैं, है ना। पहाड़ी एरिया में कई हमारा जैसे झाबुआ हो गया, धार हो गया, डिंडोरी हो गया, मंडला जिले हो गए, ये हमारा पहाड़ी इलाका है जहाँ हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। इस तरह की संरचनाएं काफ़ी उपयोगी हैं, जो कि कंटूर ट्रेंच जो कि लगातार भी बनती हैं और स्टेगर्ड भी बनती हैं, जो आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरह की लगभग ये है कि 30 से 50 सेंटीमीटर गहरी रहती है, लंबाई चौड़ाई में रहती है। बरसात के सीजन में इसमें 8 से 10 बार पानी भरता है, जिससे नमी का संरक्षण होता है। हमारे जो भी हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे, जंगल में पेड़ पौधे रहते हैं वो हमेशा जीवित रहते हैं, सर्वाइव भी करते हैं। बिल्कुल जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताई सर, पहाड़ी क्षेत्र में, इस पे भी हम हाँ, विस्तार से मैदानी बात करेंगे। क्षेत्रों की मैं और संरचनाएं जी, कुछ जी, बताना जी, चाहता बिल्कुल। था, क्योंकि बड़े किसानों के लिए पॉलीथीन लाइनिंग तालाब काफ़ी सक्सेस है, बिल्कुल। और छोटे किसानों के लिए भी खेत तालाब आप लोग बना सकते हैं। हमारा कृषि विभाग हो गया, जल संसाधन विभाग हो गया, इस तरह के कई स्कीम चला रहा है जिससे आप लोग कर सकते हैं, है ना। खेत तालाब आप लोग बनाइए। खेत तालाब वहाँ पर अपने को बनाना है, आप लोग खेत है जहाँ पर निचला हिस्सा है, जहाँ पर नेचुरल स्लोप है, नेचुरल डिप्रेशन है, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता हो, ढलान वाली जगह हाँ, जो है। ढलान वाली जगह पर जहाँ पर पानी नेचुरल तरीके से इकट्ठा होता हो, वहाँ अपने को इस तरह की संरचना बनाएं जिससे आपकी पानी की पूर्ति आप लोग कर सकते हैं। इस तरह जो नाले रहते हैं, कभी कभी हमारे खेत के आसपास नाले रहते हैं, उनके किनारे मजबूत रहते हैं, तो वहाँ पर अपने को पानी रोक देना है। तो चेक डैम के माध्यम से रोक सकते हैं, आप स्टॉप डैम के माध्यम से रोक सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी और बड़ी संरचनाएं बनाकर, इसमें साइट के अनुसार किस तरह की साइट है कि अपना कितना स्लोप है, कैसा खेत है, कैसा मिट्टी, उसके हिसाब से हम लोगों को जल संरचनाएं बरसात के पहले हम लोग को बनानी है, जिससे हम लोग भविष्य में जो रबी का सीजन रहेगा उसमें पानी की उसके पूर्ति लिए कर पानी का सकें। संरक्षण कर जी, सकें। ये आप लोग देख रहे हैं खेत तालाब है। एक खेत तालाब में पानी इकट्ठा हो गया है, छोटे किसान जिससे पास में 5 से 10 एकड़ ज़मीन है, इस तरह की संरचना काफ़ी सक्सेस है। हमारे मालवा में जैसे हमारा शाजापुर में भी हो गया, देवास हो गया, धार हो गया, कई किसान बना रहे हैं। तो इस तरह की संरचनाएं मतलब बरसात की सीजन अभी भी अपने पास में लगभग 20-25 दिन है, तो इस तरह की संरचना आप लोग बना सकते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं गेबियन संरचना बनी हुई है, जहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा रहता है। तो हमारा पानी के बहाव ज़्यादा रहेगा तो हम लोगों को तार की जाली में हम लोग इस तरह के बोल्डर भर देते हैं लोकल उपलब्धता के आधार पर, जैसे पानी का कितना ही प्रेशर रहे, ऊपर से इसमें पानी निकल जाता है इकट्ठा भी रहेगा और पानी के प्रेशर से संरचना टूटेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये एक प्रश्न मेरा भी यहाँ पर ख्याल आ रहा है, मन में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं जहाँ पानी की उपलब्धता कम है। अब ऐसे देखो, पानी तो सबको बचाना है, भूमि का संरक्षण सबको करना है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी की उपलब्धता है, जैसे चाहे नहर वाले क्षेत्र हो या फिर पानी ज़्यादा हो, तो वहाँ के किसान भाइयों के लिए क्या करना चाहिए पानी के लिए? जो नहरी किसान भाई हैं उनके लिए पानी का हमारी डैम से पूर्ति हो जाती है, लेकिन वहाँ पर जो नहरें हैं वहाँ पर हमें पानी को सही तरीके से उपयोग करना है, इस तरह का उपयोग करना है, क्योंकि जहाँ पर पानी ज़्यादा रहता है वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पानी वैसे ही ज़्यादा बह के चला जाता है। तो इस तरह की अपने को सिंचाई की विधियों को प्रयोग करना है जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो सके। जो आप लोग अभी संरचना देखते हैं, स्टॉप डैम बना हुआ है, स्टॉप डैम जी। हाँ, तो स्टॉप डैम अपने को वहाँ पर बनाना जहाँ पर नेचुरल स्लोप हो और जहाँ पर ज़मीन के आसपास के किनारे काफ़ी मजबूत हों, इस तरह की आप लोग संरचनाएं बनाएंगे। इसमें गेट बने हुए हैं, बरसात के सीजन में ये गेट खोल देते हैं और जैसी बरसात अगस्त के महीने में बंद होने वाली होती है, गेट को बंद कर देते हैं, पानी हमेशा भरा रहता अपने है। स्तर से भी आप कहीं ना कहीं बुद्धि लगा के जी इस जी काम जी करना इस तरह की पूरी इसकी तकनीकी है, टेक्निकल डिटेल है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में, जल संसाधन विभाग में, कृषि विभाग में पूरी उपलब्ध है। किसान भाइयों को इन जगह पर संपर्क करना है, इसके लिए हम लोग लगातार ट्रेनिंग भी देते हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं और किसानों को लगातार जागरूक भी कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये पॉलीथीन लाइनिंग तालाब बना हुआ है, तो इस तरह की सभी संरचना किसान भाई कर रहे हैं। जो अच्छा किसान कर रहे हैं, किसान भाई उसी खेत पे जाकर देख लें कैसे किया हुआ है। बिल्कुल। कृषि विज्ञान केंद्र में हमसे संपर्क कर एक सकते हैं। चीज़ यहाँ पर किसान भाइयों के दिमाग में आ रही होगी कि ये पॉलिथीन वाला जो तालाब है, इसमें क्या अनुमानित क्या लागत आती होगी एक किसान भाइयों के लिए, 1 एकड़ की? ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, जी। क्योंकि इसमें लागत तो थोड़ी ज़्यादा आती है। इसमें स्क्वायर फीट के हिसाब से हम लोग देखें तो लगभग 15 से 17 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा आता है। जी। जैसे हम लोग मान के चलिए कि
1 एकड़ में बनवा रहे हैं। 1 एकड़ मतलब आपका हो गया 4000 मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग फीट में स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000 स्क्वायर फीट, और इसमें रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग ये 6-7 लाख रुपये का खर्चा आता है। तो बड़े किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है और बड़े किसान इसको अपना भी रहे हैं। छोटे किसान 3-4 किसान मिलके इस तरह को शेयरिंग करें तो वो भी कर सकते हैं। सही बात। इस तालाब का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये तालाब बना लिए, ये इतना गहरा रहता है, पानी का दबाव भी इसमें रहता है, बाद में बिजली की इसमें आवश्यकता नहीं रहती। ग्रेविटी फ्लो से इतना प्रेशर इतना बन जाता है कि ऑटोमेटिक इसमें सिंचाई हो जाती है, बिजली की आवश्यकता नहीं रहती। अरे वाह, तो ये बहुत अच्छी जीरो बात है। एनर्जी पॉलीथीन लाइनिंग तालाब, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके 6-7 लाख रुपए लग भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तो पानी का संरक्षण हो रहा है, क्योंकि बरसात के पानी का संरक्षण हो रहा है। तीसरी फसल इंश्योर कर रहे हैं आप लोग, गर्मी में फसल लगे। जैसे हमारे यहाँ पर कई किसानों भी तरबूज खरबूज लगाए हुए थे और लॉकडाउन के बावजूद भी उन्होंने लगभग 1 हेक्टेयर में 1 लाख से ऊपर इनकम कमाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक और चीज़ है यहाँ पर, जैसे प्रशिक्षण की बात की आपने, तो इसके लिए कोई स्पेशल प्रशिक्षण मिलता है किसान भाइयों को, या फिर कहीं से अगर जानना चाहें तो कहाँ से क्या जानकारी मिलेगी? सबसे जगह तो क्या है कि प्रशिक्षण के लिए जो नोडल एजेंसी है, हर एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए हुए हैं। वहाँ पर सभी तरह के वैज्ञानिक पदस्थ हैं, फसल विज्ञान के भी हैं, आपके इस तरह के जो तालाब बनाने हैं उसके लिए वैज्ञानिक पदस्थ हैं। तो सभी स्पेशलाइज्ड जो खेतीबाड़ी की आवश्यकता है उसके हिसाब से पूरे वैज्ञानिक पदस्थ हैं, और हम लोगों के किसानों के खेतों पे जाके उनकी समस्याओं के आधार पर किस तरह की समस्याएं किसानों को आ रही हैं, उन जो समस्या निकल के आती हैं उनके आधार पे हम लोग प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं ट्यूबवेल रिचार्ज की संरचना बनी हुई है ना। ट्यूबवेल रिचार्ज में जैसे कुएं हो गया, ट्यूबवेल हो गया, इसमें आप लोग देखो मालवा में तो पानी काफ़ी नीचे जा रहा है, कभी कभी पानी हमारा 1000 फीट के नीचे भी रहता है। तो जितने भी किसान हैं हम लोग हमेशा ये जागरूक कर रहे हैं, तो सभी किसान इस तरह की संरचनाएं बनाएं। इस तरह की संरचनाएं बनाने में अपना ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। इसमें खर्चा ये मान के चलिए कि लगभग 5-6 हज़ार रुपये खर्चा आता है। एक आपको जो बनाने के लिए 10 फीट लंबा, 10 फीट गहरा, 10 फीट चौड़ा गड्ढा करना है। चलिए, तो ये जी बहुत अच्छी जानकारी ले रहे हैं सर। ब्रेक के लिए रुकना चाहूँगा क्योंकि वक्त हो चुका ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम जानेंगे। जी सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज हम भूमि एवं जल संरक्षण के विषय के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा पे मौजूद हैं डॉक्टर SS धाकड़ जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र
शाहजहाँपुर से। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सर ट्यूबवेल रिचार्ज की, बोरवेल किस तरीके से रिचार्ज कर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि बहुत लंबा क्षेत्र है इसका भी, तो इसको किस तरीके से रिचार्ज करें इस पे हम बात करें। क्योंकि हमारे जो सिंचाई की जो प्रमुख साधन है उसमें ट्यूबवेल और कुएं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल। और जो अंडरग्राउंड वाटर है, हम जमीन से पानी खींचते हैं तो ट्यूब और ट्यूबवेल के माध्यम से ही हम लोग लेते हैं। खेती बाड़ी में काफ़ी किसान सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पूरे मालवा में देखें या ज़्यादातर जगह हम लोग देखें तो हमारा 1000 फीट से नीचे पानी चला गया है। वो इसलिए हो गया कि हम पहले हमारे जो बरसात होती थी उसकी प्रवृत्ति इस तरह की रिमझिम बारिश होती थी, तो हमारी जो मिट्टी की जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी रहती है, पानी ज़मीन के अंदर जाने की क्षमता रहती है, उसके अनुसार पानी बहुत अंदर पहुंच जाता था। लेकिन अभी बरसात के दिनों की संख्या पहले 100 दिन रहती थी, अब लगभग 30 से 35 दिन रह गई है। तो पानी अधिक तीव्रता के गिरने के कारण पानी बह के चला जाता है, ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता। इसलिए इस तरह की ट्यूबवेल को रिचार्ज करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे मोबाइल को रिचार्ज करने की आवश्यकता रहती है, बिल्कुल इसी तरह हमारे ट्यूबवेल को रिचार्ज करना है। इसके लिए संरचना हम लोगों को अभी बनाना है, इसी महीने में बनाना है। और बरसात के सीजन में आप लोग इसको रिचार्ज कर लेंगे और इसके बाद में पूरे सीजन के आप कई दशकों तक इसको चलाइए। एक बार ये संरचना आप लोग देख रहे हैं, इस तरह का 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा ये संरचना आप लोग बनाएंगे। और इसके बाद इसमें जो सबसे निचला हिस्सा है, सबसे निचले हिस्से में आप लोग 3 फीट में आप लोग बड़े वाले बोल्डर डालिए, वो भी आपके खेतों में मिल जाते हैं, खेतों से आप इकट्ठा कर लीजिए। बीच वाले हिस्से में आप लोग छोटे वाले बोल्डर अपने को भरना है। सबसे ऊपर वाले हिस्से में जो रिचार्ज की जो गड्ढा है उसमें हम लोगों को साफ रेत डालना है। रेत आप नर्मदा वाले सैंड उपयोग कर सकते हैं, यदि वो उपलब्ध नहीं है, दूर पड़ रहा है तो उसमें आप लोग जो अपने नज़दीकी नाले हैं उसको आप ट्राली में भर के पानी उसमें डाल दीजिए, जिससे मिट्टी बह जाएगी, रेत रह जाएगी। मतलब लोकल में जो उपलब्ध संसाधन है उस हिसाब से इसको रिचार्ज करना है। उसके बाद हम लोगों को इस तरीके की नाली बनाना है जिससे पूरा जो आप लोग देख रहे हैं सामने, जिससे पूरा बरसात का पानी नाली के माध्यम से संरचना में आ जाए। तो ये मान के चलिए बरसात की तीव्रता के अनुसार 1 घंटे में लगभग 50,000 से 1 लाख लीटर पानी जमीन के अंदर आप लोग भर सकते हैं। मतलब आपकी अच्छी संरचना बन गई है। तो ये मान के चलिए एक सीजन में एक ट्यूबवेल के माध्यम से आप लोग 25 से 30 लाख लीटर पानी जमीन के अंदर आप लोग भर सकते हैं। तो हमारे गांव में तो बड़ा गांव है तो लगभग हजारों ट्यूबवेल रहते हैं। सभी लोग इस ठान लें तो ग्राउंड वाटर ऊपर आ जाता है। ग्राउंड वाटर ऊपर जाएगा तो आपको बिजली भी कम खर्च होगी। कई तरह के फायदे रहते हैं। पानी की तीव्रता तो बढ़ती ही है जी। जितना गहरा पानी रहेगा हम उसमें संसाधन उतने महंगे डालेंगे, उतना नीचे जाएगा। नीचे रहेगा तो हम लोग बिजली का हमारा बिजली ज़्यादा लगेगी। पानी ऊपर आ जाएगा, बिजली भी खर्चे कम लगेगी, संसाधन कम हो जाएंगे, यंत्र कम हो जाएंगे। कम समय में ज़्यादा पानी ऊपर आएगा, सिंचाई का समय कम रहेगा। तो ये हमने बोर की बात की, हमने अब कुएं के लिए क्या करें किसान भाई? इस तरह की संरचनाएं किसान भाई आप लोगों को कुएं के लिए भी बनाना है। कुएं में ये संरचना आप लोगों को ये मान के चलिए कि थोड़ा 5 से 7 फुट दूरी पे बनाना है। पानी पूरी तरह से फिल्टर होकर डालना है। इस तरह की सेम संरचना आप लोग बनाएंगे तो ये मान के चलिए कि बरसात के महीने में कुएं हों चाहे ट्यूबवेल हों पूरी तरह से रिचार्ज हो जाएंगे। और इस तरह की संरचनाएं गाँव में सब लोगों ने समझ रूप से बना ली है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहाँपुर का ये हमारा कुआं है और ये हम लोगों ने इसको रिचार्ज करके रखा है। हमारा जो ऑफिस की छत है उसका पूरा पानी हम लोग 8 से 10 लाख लीटर पानी इसमें भर रहे हैं। खेतों का पानी भी लाते हैं, लेकिन छत का ही पानी हमारा 10 लाख लीटर पानी इसमें आ जाता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र में ज़्यादातर हमारी सिंचाई की पूर्ति यही करता है, ड्रिंकिंग वाटर का यही करता है। हमारे पास में गिरबरा गाँव है, उसके गाँव के वाले भी जब गर्मी में पानी खत्म हो जाता है तो पानी हमारा लेवल बना रहता है, इसी से पानी पीते हैं। तो इस तरह की संरचनाएं बनाए तो ट्यूबवेल का जो कुएं हो ट्यूबवेल है उसका जल स्तर भी बढ़ेगा। सिंचाई के लिए प्रयोग करिए, हमारे पीने के लिए हम लोग प्रयोग कर बिल्कुल सकते हैं। तो ये हम सभी का दायित्व। ज़्यादा महंगी संरचनाएं नहीं है, लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये खर्चा आता है। कोई भी किसान इसको खर्च कर सकता है और एक बार ये संरचना बनानी है। उसके बाद हर एक सीजन में बरसात के पहले जो भी आपका ऊपरी हिस्सा है उसमें जो मिट्टी जमा हो जाती है उसको साफ करना है। उसके बाद में पूरा फिल्टर आपका तैयार है। तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, जिस तरीके से कुएं का रिचार्ज वाला आपने बताया कि शाहजहाँपुर के आपके केवीके में इस तरीके से रिचार्ज करते हैं। तो ये हम सबका दायित्व बनता है। जैसे आपने कहा छतों के पानी का, यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग सब हम बचपन से पढ़ते आए हैं। बड़े बड़े सर जैसे भोपाल में होगा, सबके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। इस तरह का पानी को हम लोग संरक्षित करके जमीन के अंदर भरने का काम करें। आजकल तो शासन ने कंपलसरी कर दिया है कि आप लोग वाटर हार्वेस्टिंग, रूप वाटर हार्वेस्टिंग करें, इसके साथ ही पौधे भी लगाएं, तभी मकान की परमिशन मिलेगी। तो गवर्नमेंट का अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन अपने को भी प्रयास करना है। हम लोग पौधे लगाएंगे तो हमको ऑक्सीजन मिलेगी। कोरोना काल में आपने देख लिया ऑक्सीजन क्या होती है जी।
तो बिल्कुल कोरोना काल में आपने देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन की महत्वता हमने पहचानी है। तो कोरोना काल की बात हुई है तो एक चीज़ और अब यहाँ पर बता देता हूँ कि सभी से अनुरोध भी है कि कोरोना काल को देखते हुए आप सुरक्षित रहें, मास्क ज़रूर लगाएं, सरकारी जो मापदंड हैं उनके अनुसार ही आप चलें, सोशल डिस्टेंसिंग आप बनाएं। आप हमें देख रहे हैं यहाँ पे कि हम पास पास बैठे हैं, लेकिन नहीं, तकनीकी से हम लोग दिख रहे हैं, हम दूर दूर बैठे हुए हैं और एक डिस्टेंस जो है मेंटेन कर हम लोग भी क्या किसान भाइयों के हमेशा बता रहे हैं, जैसे कृषि यंत्र हो गया, ट्रैक्टर हो गया, तो उसमें क्या है कि जब भी चलाने से पहले आप उसको हैंडल है उसको सैनिटाइज करें, बिल्कुल बिल्कुल, और जब भी है गर्म पानी से धो लें। इस तरह की जो भी गवर्नमेंट की जो भी कोविड की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए किसान लोग कर भी रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा हो गाँव में इसका असर कम रहा है। इस संरचना आप लोग ट्यूबवेल की देख रहे हैं, इस तरह की संरचना है जो रहेगा, सबसे नीचे बोल्डर रहेगा, छोटे बोल्डर रहेंगे, वो सबसे ऊपर पर उसके ऊपर रेत रहेगी, उस नाली के माध्यम से पूरा पानी इसमें डाल देंगे तो पानी पूरी तरह से संरक्षित है। एक ट्यूबवेल के माध्यम से, जैसे मैंने बताया, लगभग 30 लाख लीटर पानी जमीन के अंदर आप लोग भर सकते हैं, जिसको बाद में हम लोग गेहूं चने के लिए, दूसरे फसल के लिए उपयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। सर एक चीज़ और, यहाँ पर बरसात के बारे में बात कर रहे थे हमने बहुत सारी जो हमारी स्थलीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र हैं उनके बारे में बात की, पहाड़ी के क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे थे, कंटू में आप बता रहे थे, वो थोड़ा सा रह गया। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए किसान आप लोग देख रहे हैं सामने, क्योंकि हमारा जो जितने भी काम है भूमि जल संरक्षण के, ये वाटर सेट जल ग्रहण के आधार पे, सिद्धांत के आधार पे किए जाते हैं। मतलब जो भी पानी गिरता है बरसात के सीजन में, हमारा पानी गिरा, पहाड़ी क्षेत्र में पानी गिरा, तो पहाड़ी क्षेत्र में जितना पानी गिरेगा उतना हमारे पेड़ पौधों का उपयोग के लिए जाएगा। उसके बाद में अंडरग्राउंड ग्राउंड के माध्यम से हम लोग कंटूर ट्रेंच बनाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा कंटूर ट्रेंच बनाते हैं, इसके अलावा स्टेगर ट्रेंच बनाते हैं। इसके बाद छोटे छोटे नाल रहते हैं, उसको हम लोग बंद करते जाते हैं, मतलब चौक करना, जिससे जितना ज़्यादा ढलान रहेगा पानी की गति भी उतनी ज़्यादा रहेगी। तो गति को कम करेंगे तो पानी की गति कम होगी, इसके साथ ही पानी, जैसे आप लोग देख रहे हैं, पानी की गति कम होगी। इस तरह की संरचना बनाने से पानी इनमें भरेगा भी, 8-10 बार इसमें पानी भरेगा, ज़मीन के अंदर जाएगा, जो कि हमारे जो मैदानी क्षेत्रों में कुआं और ट्यूबवेल है उनके माध्यम से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह की संरचनाएं गवर्नमेंट भी कर रही है और जहाँ जहाँ हमारे निजी क्षेत्र के भी वो भी कर रहे हैं, काफ़ी फायदे भी ले रहे हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा रहता है हमारे जंगल हरे भरे बने रहते हैं, क्योंकि जंगल में क्या है कि हम लोग जब तक नमी का संरक्षण नहीं करेंगे पेड़ पौधे जीवित कैसे रहेंगे। सही बात है जी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप लोग देख रहे हैं कि ये बने हुए हैं, इस तरह की संरचना हमारा बरसात के पहले बनाई जाती है, तो इसमें पानी भरता है। और जो आप लोग देख रहे हैं जो नाले हैं उनको चौक कर दिया गया है, तो इस तरह के नाले का हम लोग जगह जगह चौक करते जाते हैं, तो पानी जमीन के अंदर, इससे पानी की गति कम हो जाती है, पानी रुकता भी है, रुकेगा जमीन के अंदर भी जाएगा, और मिट्टी जो थोड़ी बहुत है वो भी रुक जाती है, दोनों काम हो जाता है। मिट्टी का भी संरक्षण होता है, मृदा का संरक्षण भी होता है, पानी का भी हो जाता है। मृदा संरक्षण के बारे में भी बात कर रहे हैं हम जी, आपने जो बात कही, तो किसान भाई, जैसे बहुत सारे किसान भाइयों की शिकायत रहती है बरसात में उनके खेत से मृदा बह जाती है, क्योंकि वो भी संरक्षण, उसको भी बचाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है पानी के साथ साथ, स्थिति में क्या करें, क्योंकि दोनों जुड़े हुए पहलू हैं। जब पानी तीव्रता के साथ गिरेगा तो पानी मिट्टी को भी बहा के ले जाएगा, इसलिए हम लोगों को संरचना बनानी है। तो इसके लिए खेतों के लिए सबसे उपयुक्त संरचना रहती है मेड़ बंधान बनाए, जिस साइड अपना पानी बह के जा रहा है कम से कम उस साइड तो मेड़ बंधा है। वैसे तो हम लोग बोलते हैं चारों साइड में, खेतों के चारों साइड में मेड़ होने चाहिए, लेकिन अभी समय कम है, तो आप लोग जिस साइड में पानी बह के जा रहा है उस साइड में आखिरी में आप लोग मेड़ बंधान बना दें, और मेड़ बंधान बना दें। उसके बाद में छोटी सी जगह पानी की मुहाने के लिए भी छोड़ दें। यदि पानी की मुहाने के लिए आपने नहीं छोड़े, निकलने के लिए नहीं छोड़े, तो पानी तोड़ेगा, फिर कहीं से भी तोड़ देगा। इस तरह के आप लोग बना देंगे, मेड़बंधन बना देंगे, तो उसमें क्या होगा, उसके बाद में मेड़बंधन बनाई, थोड़ी सी आपने जगह बना दी, वहाँ पर आप लोग इस तरह के बोल्डर्स लगा दीजिए, जिससे पानी जाएगा तो मिट्टी भी इसके माध्यम से रुकती जाएगी, तो मेड़बंधन से मिट्टी रुकेगी, नमी का भी संरक्षण होगा। एक अनुमान के अनुसार बताया मिट्टी को बनने में लगभग प्राकृतिक तरीके से लगभग 1000 साल लगते हैं, और यही मिट्टी हमारी प्रति साल यदि हम लोग इस तरह की संरचनाएं नहीं बनाएं तो एक साल में लगभग 500 से 700 कुंटल मिट्टी बह के जाती है, और जो सबसे ऊपरी लेयर रहती है वही सबसे ज़्यादा उपजाऊ रहती है और वही बह के जाती है, और एक सामान्य तरीके से बह के जाती है, किसान समझ नहीं पाता, अपन आंखों से देख नहीं सकते कि मिट्टी बह के गई है, लेके जाती है। तो इस तरह की संरचना हम लोग बनाने चाहिए। कई तरह की स्कीम गवर्नमेंट चला रही है इसको प्रमोट करने के लिए। आजकल तो कई तरह के कृषि यंत्र हैं, खेत पहले मजदूर से बनाते थे तो समय ज़्यादा लगता था और खर्चा भी होता था, आजकल ये काम सभी हमारा उससे हो जाता है। ये मैं बता रहा था, मेड़बंधन बनाए, इसके बाद आखिरी में इस तरह की संरचनाएं आप लोग बना दें। आप लोग सामने देख रहे हैं इस तरह के
पत्थर रख देंगे तो पानी क्या है नाली में आएगा, नाली के माध्यम से इस तरह के जो आएंगे, उसके बाद में इसमें थोड़ी देर रोकेगा और इसके बाद में नमी का हमारा मृदा का संरक्षित होता जाएगा। हम लोग इस तरह ये से भरता जाएगा, मिट्टी से भरता जाएगा, हाँ यहाँ पे मिट्टी रुक से भरता जाएगी। जाएगा, उसके बाद उस मिट्टी को अपने को इकट्ठा करके खेत में फिर से डाल दी बरसात सही के बात दिन है। में। जी तो इस तरीके से हमारी मृदा का भी संरक्षण करना जी, चाहिए हमें। जी, किसान भाइयों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिस तरीके से बताया कि हजारों साल लगते हैं मृदा जी, को जी। बनने में, और अगर हम यूं ही बहा देंगे हर तो साल हमारा बह के नुकसान जाती है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये मृदा के बाद में एक चीज़ और हम पूछ रहे थे सर, कि जिस तरीके से किसान भाइयों को योजनाएं जो मिलती हैं, जी योजनाएं कौन कौन सी हैं जिसमें हमारे किसान भाई इस क्षेत्र में उसका लाभ उठा सकें? हाँ, योजना की बात जहाँ तक हम लोग करें तो जल संरक्षण के लिए सबसे बड़ी योजना चल रही है, अब तो जल शक्ति अभियान भारत सरकार ही चला रही है सभी राज्य शासन के माध्यम से। इसी के तहत सभी तरह के हम लोग जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारे जल को संरक्षित करने के लिए, मृदा को संरक्षित करने के लिए हमारा कृषि विभाग हो गया, इस तरह के मेड़ बंधाने के लिए चला रहा है, खेत तालाब के लिए योजनाएं चला रहा है, बड़े स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बड़ी जल संरचना बनाने के लिए हमारा जल संसाधन विभाग चला रहा है। कुछ उद्यान की विभाग में हमारा प्लांटेशन संबंधित इस तरह की जो स्कीमें रहती हैं, तो अलग अलग विभागों में है। इसी तरह से पॉलीथीन लाइनिंग तालाब जो हम लोगों ने देखा शाजापुर में, हमारे काफ़ी किसानों ने बनाया हुआ है, तो इस पे शासन उद्यान की विभाग के माध्यम से 1,30,000 रुपये का अनुदान दे रहा है। तो गवर्नमेंट जो इस तरह की जो भी संरचनाएं हैं, जो जल संरचना है उस पर सभी पे संरचना है, जैसे रोजगार गारंटी स्कीम हो गया, उसमें जो कपिलधारा के कुएं बनते हैं उसमें तो कंपलसरी है कि आप रिचार्ज संरचनाएं बनाए, उस पर गवर्नमेंट पूरी 100% अनुदान दे रही है। बिल्कुल जी। तो ये योजनाएं थी जिनके माध्यम से हमारे किसान भाई इसका लाभ उठा सकते हैं। जी। वैसे तो किसानों को नहीं, सबका दायित्व बनता है कि हमारी मिट्टी का और हमारे जल का हम संरक्षण करें। तो घरेलू स्तर पे या आम जनों के लिए सर क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी, घरेलू स्तर पर जैसे हम लोगों ने बताया कि हमारा जो भी घर है वो उसकी छत पर जो भी हमारा पानी इकट्ठा हो रहा है, तो छत के साइज के अनुसार हम लोग छोटी संरचनाएं बनाना है। हम लोग जैसे ज़्यादा एरिया है तो हम लोग बोलते हैं 10 फीट लंबा गहरा गड्ढा खोद रहे हैं, हमारा छोटा छत है, हमारा एरिया ही कम है, तो हम लोग ये है कि लगभग 2-3 फीट लंबा चौड़ा गड्ढा बनाए। मतलब हमारा अल्टीमेट एम है कि हमारा छत पर जो भी पानी गिर रहा है वो बह के कहीं जाए नहीं किसी नाले में, पानी जमीन के अंदर जाए। इस तरह की संरचना हम लोग भी बनाएंगे, 2-3 हज़ार रुपये में हो जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा। और सभी लोग इस तरह के बनाने लगे, जैसे भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर हो गए, तो बड़े बड़े शहर हैं, इसमें कितना पानी गिरता है, एरिया भी बहुत रहता है, सभी लोग इस तरह का ठान लें हम लोग पानी जमीन के अंदर बिठाना है, तो हमारा पूरा जितना भी पानी गिर रहा है जमीन के अंदर जाएगा, जल स्तर भी ऊपर हो जाएगा। इस तरह सर एक प्रश्न मेरा यहाँ पे आ रहा है मुझे याद, जैसे गांव में हमारे जो किसान भाई बोर करवाते हैं, तो बहुत सारे बोर खाली छूट जाते हैं, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए? हाँ, एक तो क्या है जो खाली बोर रहते हैं उनको जब भी हो पूरे तरह से केप से ढक के रखें, कभी तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कभी कभी क्या उन्हें पानी नहीं निकलता, इस तरह की संरचना नहीं बना रहा है तो पानी उनमें नहीं निकलेगा, पानी जमीन के अंदर ही खत्म हो गया ना। और इस तरह के जो हमारे ट्यूबवेल हैं उनके लिए आप लोग रिचार्ज संरचना के रूप में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने गहराई तक तो खुदे हुए हैं, उसके आसपास आप लोगों को जो मैंने बताई है वो संरचनाएं बनाए, तो पानी जमीन के अंदर जैसे 1000 फीट खोदा हुआ है तो 1000 फीट तक पानी जाएगा, धीरे धीरे उसका जल स्तर बढ़ेगा और वो जीवित हो जाएंगे ट्यूबवेल। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर खाली ट्यूबवेल भी अगर आपके हैं तो उनके उसको रिचार्ज संरचना के रूप में उपयोग कर सकते हैं और उसका भी कहीं ना कहीं आपको इसमें फायदा मिलेगा। तो ये तमाम जानकारियां हमने किसान भाइयों जानी हैं। सर एक चीज़ और हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन के अनुसार अगर किसान भाइयों को सलाह देना चाहते हैं आप, तो वो क्या रहेगी? किसान भाई हम लोग भी जानते हैं जलवायु परिवर्तन के अनुसार हम लोग देख रहे हैं कभी तूफान आ रहा है और कभी बेमौसम बरसात हो रही है। अभी हमारे मई के महीने में काफ़ी बरसात हुई, पिछले साल अप्रैल में हुई, तो हमको इसके हिसाब से पूरी तरह से तैयार रहना है। इस तरह की हम लोगों को वैरायटी लगानी है जो कि कम पानी में ज़्यादा उत्पादन दे। इस तरह की हम लोगों को संरचनाएँ बनानी है जिससे कि हमारा मृदा का संरक्षण रोके, हमारा पानी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, कम पानी में ज़्यादा उत्पादन मिले। इस तरह की सभी तरह की तकनीक है जो जलवायु परिवर्तन के अनुसार पूरे कंटिजेंट प्लान हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में हर एक जिले के लिए बने हुए हैं। आप लोग कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें, उनके प्रशिक्षण में भागीदारी करें। अभी तो हम लोगों ने क्या है कि सभी ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं गूगल मीट के माध्यम से, और आपको घर बैठे सभी तरह की जानकारी मिल रही है। सभी तरह का हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक के माध्यम से किसान भाइयों को जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए, तो किसान भाइयों आज इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में हमने जानकारी जानी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी देने के लिए। किसान भाइयों उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।